हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, है ना। 12, 13, 14, 15, 16, है ना। ये सारी बातें जो है वो हम कर चुके हैं। क्लियर है। आज हम बात करेंगे उससे आगे। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 70। ये जो नेचर है वो है अनटचेबिलिटी। टचेबिलिटी इसका मतलब होता है छुआछूत। आर्टिकल 17 बोलता है कि छुआछूत को पूरी तरह से क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, है ना। तो हम पढ़ेंगे कि इसका नेचर कैसा है, ये किस टाइप का है ना। संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है और आर्टिकल में क्या चीज़ें लिखा हुआ है, इसमें हम इस पर बात करेंगे। 3 चीज़ पर हम नज़र दौड़ाएंगे। पहला कि इसका जो आर्टिकल में है संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, यानी किस टाइप का छुआछूत को प्रतिबंध किया गया है ना, ये चीज़ है। दूसरा चीज़ हम पढ़ेंगे कि जो वर्तमान में जो समस्या है वो कैसे जो है वो निकल के आया है। समझ रहे हैं, ये बात है। तो यदि आप संवैधानिक प्रावधान की बात करें कि संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है कि छुआछूत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छुआछूत प्रतिबंधित है ना। और इसे किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यवहार करता है, यानी यह किसी भी प्रकार का जो प्रैक्टिस करता है उसे दंड दिया जाएगा, है ना। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अगर छुआछूत को अभी लागू करता है या छुआछूत को यूज करता है तो हम क्या कहेंगे कि उसको दंड मिलेगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि छुआछूत का क्या मतलब है। आप समझ रहे हैं कि छुआछूत को डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है, या किस टाइप का छुआछूत की बात कर रहा है ना। दिमाग में तो आपको आना चाहिए कि छुआछूत का क्या मतलब है ना। तो सवाल ये उठता है कि क्या संविधान में ये बात लिखा है। तो छुआछूत जो है उस संविधान में नहीं लिखा गया है, यानी छुआछूत को क्या है, छुआछूत वो क्या है, परिभाषित नहीं किया गया है, यानी डिफाइन नहीं है कि छुआछूत का मतलब है कैसा, है ना। अब यहाँ से तो क्लियर हुआ नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि छुआछूत नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि इसका जो नेचर है ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है अगर छुआछूत नहीं करना है तो नहीं करना है, किसी भी स्थिति में नहीं करना है। जैसे पीछे हम क्या पढ़ रहे थे कि कुछ अपवाद भी है। समानता का अधिकार है, सब व्यक्ति समान है, लेकिन कुछ अपवाद है, उसमें हम आरक्षण वगैरह पढ़े। लेकिन यहाँ नहीं है, अपवाद नहीं है। छुआछूत का मतलब है एब्सोल्यूट प्रकृति का है ना, यानी कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं करना। इसमें अपवाद वाला जो कोई कंसेप्ट है वो नहीं है। क्लियर है। यानी राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता है, यानी छुआछूत नहीं कर सकता है। और सवाल ये उठता है कि छुआछूत कौन करता है, कि आपको पढ़े थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, यानी शूद्र को किस नज़र से देखता था, क्या स्थिति थी, है ना, ये बात पता है। तो वो होता है ना कि घिन आता है। अभी भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप राजस्थान चले जाएं, आप यूपी चले जाएं, बहुत मामले में होता है कि जो छोटे कास्ट के लोगों को दबाया जाता है, छुआछूत किया जाता है, उसके साथ बैठा नहीं जाता, न खा सकता है न कुछ कर सकता है, क्योंकि उसे अछूत माना जाता है। तो उस टाइप का अगर चीज़ें करता है तो क्या होगा, वो छुआछूत माना जाएगा और उसे क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा।
ये सिर्फ व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, राज्य पर भी लागू होता है। राज्य ये नहीं कर सकता है कि ये बोले कि ये छोटे कास्ट के लोग हैं, इसे नहीं अधिकार दिया जाएगा, या इन्हें कोई भी जॉब से वंचित किया जाएगा, या सरकार की जो भी सेवाएं हैं वो नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता है ना। छुआछूत का मतलब छुआछूत है, चाहे राज्य हो और व्यक्ति है, दोनों को जो है वो प्राप्त है। क्लियर? कुछ आगे बात और कर लेते हैं। अब आपको ये बात पता है कि जब भी कोई भी चीज़ संविधान में लिखा हुआ है तो उसको लागू करने के लिए क्या होता है कि संसद कानून बनाती है ना। तो संसद एक कानून बनाई है 1955 में। कौन सा कानून बनाई है भाई? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 हो जाएगा, है ना। यानी सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, 1955 ये लागू किया गया, है ना। क्योंकि जो छुआछूत पर किस हिसाब से काम किया जाए, रोकने के लिए। इसमें भी क्या है कि छुआछूत को डिफाइन नहीं किया गया कि किस टाइप का छुआछूत। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ को डिफाइन किया गया कि छुआछूत में आप क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे छुआछूत के अंतर्गत कुछ श्रेणियाँ आएगी, उसमें आता है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके किसी को अपमान करना, है ना। अभी भी बोलता है ना कि तुम तो दलित है, तुम तो SC ST है ना। तो इस टाइप का चीज़ें को नहीं बोलना है। सिर्फ आप बोलेंगे आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और आपको क्या होगा कि इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्लियर? जाति के आधार पर किसी भी सरकारी सेवाओं से वंचित करना, है ना, ये सरकार के विरुद्ध है। यानी सरकार ये नहीं बोल सकती है कि तुम इस जाति से है, तुमको जो सरकार का जो सेवाएं हैं वो नहीं मिलेगा, है ना। तो या तो जाति कह के किसी को आप सूचित करते हैं, अपमान करते हैं, या अगर सरकार है तो ये नहीं बोल सकता कि आपको इस जाति के होने के बावजूद, यानी अगर आप हैं तो आपको क्या है कि ये सेवाएं जो है वो नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है कि जाति के स्थान पर जो है सार्वजनिक सेवाओं, यानी सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोका जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो सार्वजनिक स्थल है या सार्वजनिक जो जगह है जहाँ पर सभी लोग जाते हैं, ये कह के नहीं किया जाएगा कि तुम दलित हो, तुम SC हो, तुम ST हो, इसलिए तुम्हें क्या किया जाएगा? पाबंद किया जाएगा, रोका जाएगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि मंदिरों में क्या है कि जो छोटे कास्ट के लोगों को है वो जाने पर रोक लगा दिया जाता है। तो अगर इस टाइप का प्रैक्टिस होता है तो ये आएगा कि सार्वजनिक स्थल, जैसे स्कूल है, तो स्कूल जाने से भी नहीं रोक सकता है कोई, है ना। तो अगर इस टाइप का प्रैक्टिस अगर होता है तो हम मानेंगे क्या चीज़ है कि वो छुआछूत हुआ है, और वो अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। क्लियर है? लेकिन एक समस्या है, वर्तमान समस्या ये है, यानी इसको हम बोलते हैं अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति, है ना, के विरुद्ध एक रूल आया है जिसको हम बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में। क्लियर है? क्योंकि ये है SC और ST को क्या कहता है
कि इस पर अगर कुछ भी प्रैक्टिस होता है छुआछूत का, तो क्या होगा कि ये जो रूल है वो लागू हो जाएगा। और ये है नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल का क्या मतलब है? केस दो टाइप का होता है, एक होता है बेलेबल यानी जिसमें आपको बेल मिल जाएगा और बाहर से आप क्या है केस लड़ते रहेंगे। एक होता है नॉन बेलेबल कि आप पहले जेल जाएंगे, जेल में कुछ दिन रहेंगे, है ना, और जेल से ही क्या होगा कि आप क्या करेंगे, केस लड़ेंगे, आप प्रूव करेंगे कि नहीं हम सही है। तो ये जो छुआछूत जो है एट्रोसिटी एक्ट है, ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल, ध्यान रखिएगा कि छुआछूत जो एक्ट है वो 2-3 कैटेगरी में, जैसे रेप अगर किया तो वो भी नॉन बेलेबल है, इस कैटेगरी में आता है, बहुत हीनियस क्राइम माना गया है। अब हुआ क्या है कि दिक्कत इसमें ये है कि इस एक्ट में कि मान लेते हैं कि आप कहीं पे कहीं गए और आपको हो गया झगड़ा किसी भी, और वो व्यक्ति है एससी का या एसटी का, है ना, अगर बिहार से है तो ज़्यादातर एससी का है, दलित लोग हैं। अब आपसे झगड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि ज़मीन के विवाद को लेकर या किसी और चीज़ के लेकर, लेकिन ये लोग जो केस करता है, ये लोग जो एफआईआर करता है, इस एक्ट के द्वारा करता है, एट्रोसिटी एक्ट के द्वारा। अब हुआ क्या कि आपका विवाद है ज़मीन को लेकर, या मान लीजिए कहीं पे मारपीट हो गया, है ना, नॉर्मल झगड़ा होता है जो सभी में होता है। अब आम इंसान क्या होता है कि ये बात पता नहीं है कि एससी एसटी है, अब इस धारा से क्या है, क्या कर सकता है, एफआईआर कर सकता है, लेकिन ये व्यक्ति कर दिया। जब कर दिया तो एक्चुअल में क्या है कि छुआछूत हुआ नहीं है, अनटचेबिलिटी हुआ नहीं है, लेकिन वो कर दिया। और जब कर दिया तो आप जो केस जाएगा वो नॉन बेलेबल में जाएगा, और नॉन बेलेबल का मतलब है कि आप 6 महीना के लिए पहले तो आप अंदर जाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन यदि आप मारपीट किए थे और इसमें अगर केस हुआ है तो आपका बाहर ही बेल हो जाता है, जेल जाने की ज़रूरत ही नहीं, थाने वाला ही मैनेज कर लेता है ना। तो इसका क्या है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा था, है ना, कि किसी चीज़ में झगड़ा हुआ वो कर दिया इसी से। अब क्या हुआ है, अब क्या किया सुप्रीम कोर्ट 2016 में कि ये किया कि जो एट्रोसिटी एक्ट से जो भी केस होगा, जो भी एफआईआर होगा, वो दरोगा के अंतर्गत नहीं होगा, वो चला जाएगा डीएसपी के अंतर्गत वो केस, और डीएसपी चेक करेगा क्या ये जो अनटचेबिलिटी है वो हुआ है या नहीं हुआ है ना। दलित के पास आपको पता है कि पावर है, यही एक वो हथियार है जिससे लोग डरते हैं अनटचेबिलिटी करने से, जिससे इसको अधिकार मिला हुआ है ना। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ आपको ये समझना है कि जो आर्टिकल 7 है वो छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, निषेध करता है। आपको किसी भी स्थिति में जो है वो क्या करना है, छुआछूत नहीं करना है। और छुआछूत का मतलब क्या है कि जाति सूचक शब्द बोल के, है ना, तुम इस जाति से है, तुम क्या करोगे, फलना, इस टाइप का चीज़ है। या कोई भी सरकार जो है वो ये बोल दे कि इस जाति को लोगों को जो है ये चीज़ें नहीं मिलेगा या ये सुविधा नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या है, एक अनटचेबल है। और अगर आप ये बोले कि सार्वजनिक स्तर पर जहाँ सभी लोग जाते हैं, है ना, और वहाँ पे क्या है कि अनटचेबिलिटी अगर होता है, छुआछूत होता है, तब भी उसको प्रतिबंधित किया गया। अब हुआ क्या है, एक कहानी है कि एक लड़का था, किसी गर्ल्स से प्यार करता था, ऑब्वियसली बात है। ये जो लड़का है वो है एससी, ठीक है, जो गर्ल्स है वो ऑब्वियसली बात है एससी नहीं है, ये दूसरे कास्ट का है, ये दलित नहीं है। अब ये लड़का क्या किया कि हाथ मिलाया, हाथ मिलाने की कोशिश किया, तो ये हाथ मिला ही नहीं। अब ये जो बॉय है ये कर दिया केस, एफआईआर कर दिया क्या कि हमारे साथ अनटचेबल हुआ है, हमारे साथ छुआछूत हुआ है। ये जो लड़की है हमको छुआछूत मानती है क्योंकि हाथ ही नहीं मिला रही है। ये बोलते हैं कि अगर हम तुमसे हाथ मिलाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। ये लोग चला गया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली बात है वो समझ गया कि प्यार वाला मामला है, इसको खूब डांटा है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, क्लियर। तो ये है पूरा अनटचेबिलिटी, ये कैसे काम करता है, क्लियर।
ये है आर्टिकल 18, है ना, यानी इसको हम बोलते हैं उपाधियों का अंत। अब इसका क्या मतलब है भाई, उपाधियों का अंत। आपको पता है कि जब अंग्रेज का टाइम था, है ना, जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, तो उस समय 2-3 टाइप का जो है उपाधि दिया करते थे। जैसे महात्मा गांधी को मिला था केसर ए हिंद की उपाधि। कौन दिया था? कौन दिया था? ये दिया था अंग्रेज ही। क्यों दिया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 में, तो बहुत सारा जो लोगों को क्या है कि ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाए थे गांधी जी ने, है ना, उसी के खुश होकर जो है केसर हिंद। दूसरा है कि राय बहादुर का उपाधि दिया जाता था, राजा की उपाधि दिया जाता था, है ना। तो इस टाइप का जो उपाधि है, जो नाम के साथ ऐड किया जाता था, वो सारे उपाधियों को जो है वो समाप्त किया गया। क्लियर है? सिर्फ 2 चीज़ में छोड़कर, आपको 2 चीज़ में अगर उपाधि मिली है, एक एजुकेशन में, शिक्षा में, और एक है सेना में, फोर्स या आर्म फोर्स। अगर इसमें कोई उपाधि मिली है तो ये वैलिड है। क्लियर है? एजुकेशन इसलिए क्योंकि अगर ये रहेगा तो लोग ज़्यादा भाव देंगे, एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इसलिए। और सेना में एक रिस्पेक्ट है सेना के लिए कि हमारे देश के अब बॉर्डर पर ये लोग जो मेहनत करते हैं, इसके लिए इनको दिया गया है। जैसे अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, है ना, तो आप डॉक्टर ना भी हैं तब भी डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर ये कुमार। तो ये जो डॉक्टर जो शब्द है, यही तो उपाधि है। क्लियर? आप समझ रहे हैं? सेना में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है और ये मेजर है, तो ये नाम के साथ ऐड किया जाता है, मेजर ए कुमार। कर्नल है, कर्नल ये, तो कर्नल ऐड किया जाता है। तो ये जो नाम के आगे जो भी चीज़ें ऐड किए जा रहा है, उसी चीज़ को हम उपाधि के अंतर्गत लाते हैं। कहीं से कोई गिफ्ट मिला, है ना, कहीं से कोई पुरस्कार मिला, ये भी उपाधि के अंतर्गत ही आता है। क्लियर? हम इस पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि जितना भी उपाधि है उसको समाप्त किया गया, लेकिन एजुकेशन और सेना में जो उपाधियाँ मिलती है ना, उसको क्या है, अभी भी लागू किया गया है। क्लियर है? अब इसमें क्या है भाई, हम आपसे पहले भी किए कि एजुकेशन यानी शिक्षा, और ये जो सेना है इसमें आपको क्या मिलेगा, उपाधि है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। उपाधि का मतलब आप गिफ्ट भी समझ सकते हैं, है ना, यानी विदेशी राज्य से जो है वो ग्रहण नहीं करेगा। मान लेते हैं कि भारत सरकार में कोई व्यक्ति काम करता है, जॉब करता है ना, और कोई विदेशी लोग आए घूमने के लिए, तो क्या है कि अगर वो गिफ्ट देते हैं, कोई उपाधि देते हैं कि हम चलो खुश होकर आज से हम तुम्हें ये उपाधि दिए, तो उपाधि क्या करेगा, वो क्या करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। अगर वो ग्रहण कर भी लिया तो राष्ट्रपति के बिना परमिशन के लिए ये यूज नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं ये भारतीय व्यक्तियों के लिए। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार में 2 पद पर है, या तो लाभ के पद पर या विश्वास। विश्वास का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है ना कहीं से, है ना, पाकिस्तान में हम एक छोड़ के रखे हैं, तो इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन होता है। लाभ का मतलब है कि जो काम कर रहा है विदेशी व्यक्ति, है ना, और यदि इसको विदेश से या विदेशी राज्य से
मान लेते हैं चाइना का व्यक्ति है और पाकिस्तान वाला इसको कुछ उपाधि देता है, तो ये जो उपाधि है वो राष्ट्रपति से पूछ के ही क्या होगा, ग्रहण करेगा, यानी राष्ट्रपति के सहमति के बगैर इसको ये क्या करेगा, यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट है, कोई भी भारत और विदेशी व्यक्ति, बेसिकली ये है जो भी भारत सरकार से वेतन लेता है या लाभ के पद पर है किसी, या विश्वास के पद पर है ना, अगर ऐसा है तो अगर विदेशी राज्य से कुछ मिलता है, कुछ मिलता का मतलब है कि कुछ उपाधि मिलता है, तो ये क्या करेगा कि राष्ट्रपति से के सहमति के अनुसार से ही क्या होगा, इसको यूज करेगा। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, चाहे देसी लोग है या विदेशी लोग है, जो भारत सरकार के अंतर्गत कुछ भी पद पर है, कोई भी पोस्ट पर है, कि यदि उसे देश से या विदेश से कुछ चीज़ें मिलता है, कुछ भी उपाधि मिलती है, कुछ गिफ्ट मिलता है, तब उसको क्या करेगा कि बिना राष्ट्रपति के परमिशन के अनुसार आप क्या है, यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? है ना। अब यहाँ पर समझेंगे कि इस पर कुछ विवाद है, विवाद के बिंदु क्या है भाई। आपको पता है कि भारत सरकार जो है 1954 में है ना 3-4 टाइप का जो है वो पुरस्कार जो है वो घोषित किया, जो अच्छा काम करता है, चाहे समाज के क्षेत्र में है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में है ना, एजुकेशन के क्षेत्र में या डॉक्टरी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में है। अगर भारत सरकार में या भारत देश के लिए कुछ अच्छा करता है ना, उसके लिए भारत सरकार जो है 3-4 टाइप का है 1954 में चालू किया है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक है पद्मश्री। इसी यहाँ पर लेयर में याद रखिएगा कि सबसे ऊपर क्या है, भारत रत्न है ना। अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया है तो बहुत इसका मतलब है कि भारत के लिए एक रत्न, रत्न का मतलब हीरा है ना। सचिन तेंदुलकर को भी मिला हुआ है। क्लियर? पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री, इस टाइप का अगर कोई भी चीज़ मिलता है, कोई भी उपाधि मिलता है, कोई भी उपाधि मिलता है, तो क्या ये समानता के विरुद्ध है या नहीं है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, समानता के विरुद्ध। उपाधियों का अंत करने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं है, सब क्या है, सब समान है। तो इसलिए नाम के साथ भी क्या है कि समान जोड़ा जाए। जैसे हम पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित क्या है ना, पंडित बोलना ठीक नहीं है, जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो निरूपित करता है, ये जो उपाधि निरूपित करता है कि हम पंडित हैं, हम बड़े कास्ट से हैं, है ना, ये गलत है। तो क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है ना। तो यहाँ भी पद्मश्री आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर पद्मश्री लेता है या धारण करता है तो उसके नाम के साथ ही ऐड किया जाता है कि पद्मश्री सचिन तेंदुलकर या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये क्या है, समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है, के अधिकार के क्या है, विरुद्ध है ना। हालांकि ये जो है 1977 में जब मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी बीजेपी की, तो इसको क्या किया गया था, बैन कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर से जो है 1980 में जब इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी है ना, 1984 में इनको हत्या ही कर दिया गया इंदिरा गांधी का, है ना, तो फिर से जो है वो चालू किया गया। क्लियर? तो इस पर क्या किया जाए, समानता के अधिकार के ये विरुद्ध है, तो इस पर क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट 1996 में एक फैसला देता है, वो इस पर क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण या
जो भी व्यक्ति ये चारों पुरस्कार, चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो और पद्मश्री प्राप्त करता है, इसका मतलब है समाज के लिए कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। तो उसे ये हक है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम किया है भारत के लिए, जैसे अभी इसरो का साइंटिस्ट चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया, इतना बड़ी उपलब्धि है ना, तो अगर ये करता है तो इसको पुरस्कार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये सब जो है वो हम उपाधि में नहीं काउंट करेंगे, हम पुरस्कार है कि पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है। यानी ये सब चीज़ को हम उसको उपाधि नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, पुरस्कार मानेंगे। अब पुरस्कार देने का बिल्कुल हक है, क्योंकि जो लोग साइंटिस्ट, जो लोग काम किए हैं, इतना अच्छा काम किया है, भारत को पहली बार साउथ पोल पर जो है पहुंचाया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब इस टाइप का उपलब्धि करते हैं, जब देश के लिए देश का नाम ऊपर करते हैं, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, है ना, अगर भारत को नेतृत्व कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन किए हैं, तो क्या होगा कि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। और ये जब मिलता है किसी को, चाहे विराट कोहली हो या शिखर धवन हो या धोनी हो, इन लोग को जब मिला है तो इसको हम पुरस्कार में काउंट करेंगे, हम इसको उपाधि में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि हम इसको नाम के आगे, यानी नाम के साथ ऐड नहीं करना है। ये जी बिल्कुल लिख दिया है कि जैसे मान लेते हैं कि तेंदुलकर को मिला है, तो ये नहीं लिख सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, है ना, ऐसा ये कभी नहीं लिख सकता। हाँ, तो ये है उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत यही इसी टाइप से काम करता है। तो ये पूरा हो गया, समानता का जो अधिकार है वो समाप्त हो गया। इसमें हम 4 आर्टिकल के बारे में पढ़े, कौन कौन, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आर्टिकल, है ना, और इसको हम डिटेल से कवर किए। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, तो हम इस पर भी डिटेल बात करेंगे। क्लियर, कि जब आप स्वतंत्र ही नहीं हैं, है ना, आपको कुछ बोलने ही नहीं दिया जाएगा, आप कुछ करने ही नहीं दिया जाएगा, तो समानता रह के ही क्या करेगा, है ना। अब लॉजिकली तो यही है। तो महत्वपूर्ण है 19 वाला आर्टिकल, आप ज़रूर उसको ध्यान से पढ़िएगा, हम उस पर भी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।